जापान के जो वज़ीर आज़म हैं किशिदा साहब, वो जापान ने ऑफ़र किया है इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशिदा साहब के विज़िट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है, 5 ट्रिलियन येन। जापान कौन क्वाड का मेंबर, जापान कौन अमेरिकन एयरलाइन। कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है। अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो, यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया बेशक। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। नमस्कार दोस्तों, अब जापान की तरफ से 40 से 45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है। आप सबको पता होगा कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि इंडिया ग्रो करे। जापान ही सबसे पहला कंट्री था जिसने इंडियन ओशन या फिर कहे कि इस एरिया की बात की थी। और कहने का मतलब ये है कि इंडिया के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जापान का इन्वेस्टमेंट है। आप सबको पता होगा कि उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो बुलेट ट्रेन के अंदर है, जो गुजरात से महाराष्ट्र मतलब अहमदाबाद से मुंबई के लिए बन रही है और हो सकता है 2025 के आसपास उसका कामकाज भी ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जापान बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर, और मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि जापान को चाइना का डर है और चाइना के खिलाफ अमेरिका और जापान जो है वो इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो इसको अच्छी खासी टक्कर दे, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि भाई चाइना को यहाँ पर दबाया जा सके, खासकर कि इकोनॉमिकली यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। जापान के जो वज़ीर आज़म हैं किशिदा साहब, वो विजिट किया है। ज़ाहिर बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। जापान ने ऑफर किया है इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशिदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है, 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं असा पूरी दुनिया सिर ते चुक ले, और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। देखिए वो कशीदा साहब जो है वो कशीदा, हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, और दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है, हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा। और सियासत का ठहराव है, गवर्नमेंट आती है वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं, इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में,
लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया। बेशक। और हमारे, मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से, और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया, उसने क्यों किया? सर एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, वो दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है, हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा। और सियासत का ठहराव है, गवर्नमेंट आती है वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं, इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया। बेशक। ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर कि जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी, और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो खींच के ले गए हैं।